नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न यहाँ मैंने लिया है, महाराजा जसवंत सिंह जो कि उत्तराधिकार के युद्ध के समय औरंगजेब के पक्ष में आ गए थे, कहाँ के शासक थे? तो महाराजा जसवंत सिंह पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि पहले ये दारा शिकोह के पक्ष में थे और बाद में जब दारा शिकोह की स्थिति खराब हो जाती है तो ये औरंगजेब के पक्ष में चले जाते हैं। तो ये मारवाड़ के शासक थे, याद रखना है। मारवाड़ जो कि अकबर के टाइम पर मारवाड़ जो है मुगलों के अधीन हुआ था, तो मारवाड़ या फिर इसको आप जोधपुर भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ और मुगलों के संबंध में कटुता उत्पन्न होने का क्या कारण था? तो देखो, जब तक महाराजा जसवंत सिंह थे तब तक मुगल और मारवाड़ के बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन जैसे ही महाराजा जसवंत सिंह का डेथ हो जाता है ना, तो जो औरंगजेब है वो महाराजा जसवंत सिंह का जो क्या कहते हैं, मतलब जो मारवाड़ है ना उसको हड़पने का प्रयास करता है। मतलब मारवाड़ के ऊपर वो आरोप लगाता है कि महाराजा जसवंत सिंह ने मुगल साम्राज्य से कुछ कर्ज लिया था, कर्ज की राशि आप लोग चुका नहीं सकते, तो हम मारवाड़ को अपने राज्य में मिला लेंगे। तो मारवाड़ को वो जो है खालसा भूमि, मतलब कि सीधे सीधे मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास करता है, लेकिन मारवाड़ की जो जनता है वो इसका विरोध करती है। अच्छा, एक कारण और था, जो जसवंत सिंह था ना वो पुत्रहीन था, तो ये भी एक कारण था। लेकिन कुछ ही समय बाद ना जो जसवंत सिंह की रानियां थी उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था, दो लड़कों को जन्म दिया था और बाद में उन्हीं को लेकर के शासक बनाया गया। तो थोड़ा सा कटुता उत्पन्न हो गया था। आगे चल करके जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है 1707 में औरंगजेब की, तो मारवाड़ जो है स्वतंत्र राज्य बन जाता है। तो ध्यान रखेंगे, मारवाड़ का विलय सीधे सीधे मुगल साम्राज्य में करना चाहता था, इसी कारण मारवाड़ और मुगलों के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा किस स्थान का नाम इस्लामाबाद रखा गया था? देखो, इस्लामाबाद आज के समय में पाकिस्तान में है, तो औरंगजेब ने मथुरा जो है ना कृष्ण जी की नगरी, इसका नाम इस्लामाबाद रख दिया था। हालांकि बाद में फिर मथुरा का मथुरा हो गया, तो ध्यान रखना है, इसने इस्लामाबाद कर दिया था मथुरा का। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने किन राजपूतों की सहायता से अपने आप को बादशाह घोषित करवा लिया था? तो देखो, औरंगजेब का जो पुत्र था ना अकबर, जिसने विद्रोह किया था, तो ये जो है ना मेवाड़ के राजपूत और मारवाड़ के राजपूत और इसमें अन्य राजपूत राजाओं ने भी साथ दिया था, लेकिन मेवाड़ और मारवाड़ ये काफ़ी मतलब इनकी बड़ी भूमिका थी। तो ये लोग जो है अकबर को मुगल बादशाह के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और फिर इसके बाद जब औरंगजेब अपनी सेना वगैरह भेजता है तो अकबर दक्षिण की ओर भाग जाता है। तो ध्यान रखना, इसने अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वितीय ने किस स्थान पर राजपूतों की अध्यक्षता में अपना राज्याभिषेक करवाया? तो एक स्थान है मंडोला। यहाँ पर जो है जितने भी राजपूत सरदार थे जो अकबर के पक्ष में थे, औरंगजेब के खिलाफ थे, वो अकबर को मुगल बादशाह के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उसका बाकायदा राज्याभिषेक किया जाता है। कहाँ पर? मंडोला में। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने के पीछे क्या कारण था? तो देखो, क्या होता है ना, जैसे ही मारवाड़ का विलय मुगल साम्राज्य में किए जाने की चर्चा शुरू हो जाती है तो जो मेवाड़ है वो भी सशंकित हो जाता है। मेवाड़ जो कि जहांगीर के समय में मुगलों के अधीन हुआ था, तो जो मेवाड़ है जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, तो चित्तौड़ भी मेवाड़ को लौटा दिया जाता है जहांगीर के समय में, लेकिन शर्त ये रखी जाती है कि जो मेवाड़ के शासक होंगे वो चित्तौड़ के किले का मरम्मत नहीं करवा सकते। तो ये एक प्रकार से संधि थी। तो जैसे ही मारवाड़ वाला मामला होता है तो मेवाड़ सशंकित हो जाता है और वो जो है चित्तौड़ के किले की मरम्मत करना शुरू कर देते हैं मेवाड़ वाले। तो इससे जो है औरंगजेब आरोप लगाता है कि आप लोग जो है संधि का उल्लंघन कर रहे हैं और मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। तो याद रखना, चित्तौड़ के किले का मरम्मत करने से। अगला क्वेश्चन है, जाटों ने सर्वप्रथम औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? जाट विद्रोह औरंगजेब के टाइम पर हुआ था। तो गोकुल्ला नाम याद रखेंगे, गोकुल्ला।
तो गोकुल्ला के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जो जाट है ना, ये दिल्ली आगरा के निकट इनका संकेंद्रण था। तो जो गोकुल्ला है इसने जाटों का नेतृत्व किया। गोकुल्ला को पकड़ लिया जाता है, इसके पूरे परिवार को काफ़ी सताया जाता है, खुद गोकुल्ला को तड़पाया जाता है, इस्लाम कबूल करने को बोला जाता है, लेकिन ये जो है टस से मस नहीं होता है, तो इसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है गोकुल्ला की, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे में लूटपाट की व उसके हड्डियों को निकाल कर जला दिया? तो ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो जाट नेता था राजा राम। गोकुल्ला के बाद इसने जाटों का नेतृत्व किया। तो ये जो है ना, सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है उसमें भयंकर तरीके से लूटपाट करता है और अकबर की हड्डियों को निकाल करके जला देता है। अगला क्वेश्चन है, किस जाट नेता ने औरंगजेब की मृत्यु तक जाटों का नेतृत्व किया? तो देखो, सबसे पहले तो गोकुल्ला था जिसको मार दिया जाता है औरंगजेब द्वारा। उसके बाद फिर राजा राम। उसके बाद तीसरा जाट नेता था चूड़ामन, जो कि औरंगजेब के जीवन के अंतिम समय तक औरंगजेब के खिलाफ था। मतलब जो औरंगजेब था ना, वो जाटों के विरुद्ध बिल्कुल भी असफल रहा था, क्योंकि उसके मरते समय तक जाट जो है विद्रोह कर रहे थे। तो चूड़ामन ये औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह कर रहा था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना कर लेता है। कौन? चूड़ामन, याद रखना। भरतपुर राज्य की इसने नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्र जाट राज्य भरतपुर की स्थापना की थी? तो वही चूड़ामन ने, स्वतंत्र जाट राज्य भरतपुर, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु की हत्या करवा दी गई थी? देखो, जहांगीर उसने जो है सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। ठीक इसी प्रकार से औरंगजेब ने गुरु तेंग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। गुरु तेंग बहादुर जो कि कहा जाता है कि उन्होंने भी इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, तो उनको भी जो है मरवा दिया जाता है औरंगजेब द्वारा। तो जहांगीर ने अर्जुन देव और औरंगजेब ने गुरु तेंग बहादुर जी की हत्या करवाई थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा दिल्ली में किस मस्जिद के निर्माण कार्य को पूर्ण किया गया? तो दिल्ली में जो शाहजहां है वो मोती मस्जिद बनवा रहा था, लेकिन शाहजहां को तो कैद कर लिया जाता है। तो ये जो मोती मस्जिद है इसके निर्माण कार्य को औरंगजेब द्वारा पूरा किया गया। आगरा में जो शाहजहां है उसने पहले ही मोती मस्जिद बनाया था। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण कार्य औरंगजेब द्वारा पूरा किया गया। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया था? तो औरंगजेब की जो सबसे प्यारी बेगम थी ना, जिसका नाम था रबिया उद दौरानी, तो उसके याद में इसने अपना क्या कहते हैं बीबी का मकबरा बनवाया गया था। ये जो बीबी का मकबरा है ना, ये ताजमहल की फूहड़ नकल है। मतलब ये जो है ताजमहल जैसा इमारत बनवाना चाहता था, लेकिन जो वास्तुकार है, जो मतलब ठेकेदार था, जो बनाने वाला व्यक्ति था, उसको काफ़ी कम पैसे दिए गए थे। बोला गया कि इसी में काम करो। हालांकि जो वास्तुकार था वो ताजमहल से खूबसूरत चीज़ बनाना चाहता था, लेकिन कम पैसों में वो भी भला क्या करता। तो जैसा भी उसने कोशिश किया, जो भी चीज़ बन गया तो बन गया। तो औरंगजेब ने उसको कम पैसा दिया था। तो ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है बीबी का मकबरा को। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा किस स्थान पर बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? बादशाही मस्जिद। तो ध्यान रखना, औरंगजेब भले ही उसको बोला जाता है कि स्थापत्य कला में उसको कोई रुचि नहीं थी, हालांकि रुचि नहीं थी उसको, लेकिन फिर भी उसने कुछ चीज़ें बनाई थी, लेकिन उतना उत्कृष्ट नहीं है। तो लाहौर में उसने बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। याद रखना, लाहौर। एक दिल्ली में मोती मस्जिद, बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में है, और ये बादशाही मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह कौन था जो चित्रकला को इस्लाम विरोधी मानते हुए घृणा करता था? तो ये औरंगजेब था। औरंगजेब चित्रकला को इस्लाम विरोधी समझता था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के समय मुगल साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था? तो औरंगजेब के समय में, क्योंकि वो जो है ना बीजापुर गोलकुंडा तक को जीत लेता है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब अपनी धर्मांधता के चलते इतिहास में किस नाम से विख्यात है? तो इसको जिंदा पीर बोला जाता है।
कई बार पूछा गया है किसे जिंदा पीर बोला जाता है, तो औरंगजेब को, धर्मांधता के कारण। पीरा नहीं है, पीर है, माफ़ी चाहूँगा। तो जिंदा पीर औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है राजपूत सरदार दुर्गादास का संबंध किस राज्य से था, तो ये मारवाड़ से संबंधित था। देखो जैसे ही जसवंत सिंह की डेथ हो जाती है और उसके जो बच्चे जन्म लेते हैं उसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि उसकी जो पत्नियां थी गर्भवती थी, तो जो दुर्गादास है राजपूत सरदार, ये फिर उनका संरक्षक बन जाता है और ये फिर मुगलों से टक्कर लेता है। तो ये मेवाड़ से भी सहायता लेता है। तो दुर्गादास का संबंध मारवाड़ से है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में है औरंगजेब का मकबरा। कहाँ? औरंगाबाद, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के समय सर्वाधिक संख्या में मनसबदारों के रूप में राजपूतों की नियुक्ति हुई थी। देखो जो औरंगजेब है ना, धार्मिक रूप से कट्टर था, वो गैर मुसलमानों को, यहाँ तक कि जो मुसलमानों में भी दो प्रकार के मुसलमान होते हैं, एक सुन्नी एक शिया। तो जो औरंगजेब था वो सुन्नी था। जितने भी मुगल बादशाह हुए सभी सुन्नी थे, केवल बहादुर शाह प्रथम को छोड़ करके। जो बहादुर शाह औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह बनेगा वो शिया था, बाकी सभी मुगल बादशाह सुन्नी थे। तो जो औरंगजेब है ना, ये शिया मुसलमानों तक को पसंद नहीं करता था, तो धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर था। लेकिन इसी के समय, औरंगजेब के समय, सर्वाधिक संख्या में राजपूत सरदार इसके यहाँ मनसबदार के रूप में थे। याद रखना, ये भी एक अलग टाइप का चीज़ है। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने किसे उत्तराधिकार के युद्ध के समय दक्षिण में दौलताबाद के किले में कैद करवा दिया था। तो दक्षिण में दौलताबाद, तो वहाँ पर इसने अपने छोटे भाई मुराद को कैद कर लिया था। मुराद, याद रखना, मुराद जिसने औरंगजेब का साथ दिया था। लेकिन जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था ना, तो औरंगजेब ये बोलता था कि वो मुराद को बादशाह बनाएगा। तो मुराद जो है बड़ा मतलब खुश होता था कि हाँ मेरे को बादशाह बनाएगा। लेकिन धोखे से औरंगजेब मुराद को भारी मात्रा में शराब पिला देता है और उसको जो है दौलताबाद के किले में कैद करवा देता है 1658 में, और 1661 में उसका कत्ल करवा देता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले के किस महल में नज़रबंद करके रखा था। तो पिछले वाले वीडियो में भी मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, तो इसमें मैंने अलग से मतलब पूछा है कि आगरे के किले में, तो आगरे के किले में तो कैद करके रखा था, लेकिन किस महल में। तो पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था किस महल में, तो दीवान आम में। याद रखना, दीवान आम, आगरे के किले में है दीवान ए आम, तो वहाँ पर कैद करवा लिया था, नज़रबंद करवाया था, कैद नहीं। अगला क्वेश्चन है शाहजहां द्वारा कंधार अभियान पर औरंगजेब के असफलता के पश्चात किसे कंधार अभियान पर भेजा गया था। शाहजहां की बात हो रही है, तो शाहजहां के शासनकाल में कंधार को पुनः जीतने का प्रयास किया गया था। तो पहले तो वो औरंगजेब को भेजता है, लेकिन औरंगजेब असफल होकर के वापस आता है। तो औरंगजेब की असफलता के बाद सन 1653 में दारा शिकोह को भेजा जाता है, लेकिन दारा शिकोह भी असफल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के शासन काल में संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। तो औरंगजेब, देखो औरंगजेब जो है ना, संगीत को पसंद नहीं करता था, इस्लाम विरोधी समझता था। इसके बावजूद भी इसके शासनकाल में संगीत संबंधी सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। कारण क्या था, तो जो स्थानीय सरदार थे, जो हरम की स्त्रियां थीं, उन्होंने संगीत को प्रोत्साहन दिया, लेकिन औरंगजेब ने प्रोत्साहन नहीं दिया। तो बाकी लोगों ने प्रोत्साहन दिया और उनके समय में कई सारी पुस्तकें लिखी गई। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के राज्याभिषेक के पश्चात किस विदेशी शासक ने मैत्री स्वरूप एक दूत मंडल भेजा था। तो फारस के शासक ने, फारस के शासक जिसके अधिकार में कंधार चला गया था, तो वो जो है मुगलों के साथ मैत्रीतापूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता था। इसीलिए जैसे ही औरंगजेब का राज्याभिषेक होता है, तो वो जो है मैत्रीतापूर्ण संबंध स्थापित करने के बहाने एक दूत मंडल भेजता है। अगला क्वेश्चन है उदयपुर बेगम, ये ना उदयपुर नहीं है, उदयपुरी होना था, माफी चाहूंगा। उदयपुरी बेगम कौन थी जिससे औरंगजेब ने विवाह किया। उदयपुरी बेगम, देखो उदयपुरी बेगम, इनका संबंध उदयपुर से बताया जाता है, और ये जो है ना दारा शिकोह के हरम में थी, दारा शिकोह। तो जैसे ही दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है ना, तो औरंगजेब इससे विवाह कर लेता है। तो ये औरंगजेब की चौथी बेगम थी, याद रखना, ये दारा शिकोह के हरम में थी। अगला क्वेश्चन है अपने पिता के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में औरंगजेब ने किस विद्रोह का दमन किया था। तो जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह, ये जो है ना वीर सिंह बुंदेला का वंशज था।
जुझार सिंह। तो ये जो है ना, शाहजहां जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो उसके कुछ समय बाद विद्रोह कर देता है और औरंगजेब को भेजा जाता है। वहाँ इसको सफलता भी मिलती है औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, मुगल इतिहास में किसे देशद्रोही, धर्मद्रोही, काफिर, बुत परस्त, इस्लाम विरोधी कहा गया है? तो देखो, मुगल इतिहास में किसे देशद्रोही, धर्मद्रोही, काफिर, बुत परस्त, इस्लाम विरोधी किसको बोला गया है? तो दारा शिकोह। देखो, दारा शिकोह जो है ना, अलग ही प्रकृति का व्यक्ति था। वो सभी धर्मों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के पक्ष में था और उसके संबंध में कहा जाता है कि वो अकबर जैसा था। तो था कुछ कुछ वैसे ही। तो जो कट्टर मुस्लिम लोग थे वो दारा शिकोह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसको धर्मद्रोही बोला जाता था, काफिर बोला जाता था। काफिर मतलब जो इस्लाम को नहीं मानता है, बुत परस्त मतलब कि जो मूर्ति पूजा करता है, इस्लाम विरोधी। तो ये सब दारा शिकोह के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह बाबर और राजपूतों को, ये क्या लिख दिया मैंने, माफ़ी चाहूँगा, किस मुगल बादशाह, ये द्वारा होना था, किस मुगल बादशाह द्वारा राजपूतों को टीका दिए जाने की प्रथा को बंद कर दिया गया? टीका, देखो ये एक प्रथा थी राजपूतों को टीका दिए जाने की, मतलब राजपूतों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए। तो ये अकबर ने शुरू किया था, क्योंकि अकबर की जो राजपूत नीति थी वो राजपूतों को शत्रु न बना करके अपना मित्र बनाने की नीति थी। तो वो जो है राजपूतों को काफ़ी सम्मान दिया करता था। तो उन्हीं में से एक था टीका दिए जाने की प्रथा। तो औरंगजेब ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। तो यहाँ तक औरंगजेब से, अच्छा एक क्वेश्चन और है, हाँ, यहाँ तक औरंगजेब से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा हम मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ से। तो देखते हैं, मुगल काल में किस अधिकारी को छोड़कर सभी अधिकारी मंदसौर, माफ़ी चाहूँगा ये मंदसौर नहीं है, मनसबदार है, मनसबदारी। तो मुगल काल में किस अधिकारी को छोड़कर सभी अधिकारी मनसबदारी प्राप्त कर सकते थे? तो कौन था वो? काजी। काजी, और काजी जो होता था ना, वही सद्र उस सुदूर के रूप में भी काम करता था। सद्र उस सुदूर। तो काजी अथवा सद्र उस सुदूर, इसको छोड़कर के जितने भी अधिकारी होते थे सब मनसबदार होते थे। जैसे कि अकबर के समय में जो टोडरमल है, राजा बीरबल है, भगवान दास हैं, ये सब के सब मनसबदार थे। ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य ये है कि जो काजी है ना, मतलब न्यायाधीश, और सद्र उस सुदूर जो धर्म संबंधी अधिकारी होता था, इनको छोड़ करके जितने भी अधिकारी हैं उनको सैन्य सेवाएं देनी होती थी। मनसबदार मतलब सैन्य सेवा। तो ध्यान रखना इस चीज़ को, काजी इसको मनसब नहीं मिलता था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह द्वारा खलीफा को सर्वाधिक महत्व दिया गया? खलीफा, तो देखो किसी ने भी खलीफा को महत्व नहीं दिया। कोई भी मुगल बादशाह खलीफा को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता था। जबकि दिल्ली सल्तनत काल के जो सुल्तान थे वो खलीफा को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। हालांकि जो अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, उन्होंने उतना महत्व नहीं दिया। तो ध्यान रखें कि किसी भी मुगल बादशाह ने खलीफा को महत्व नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अपने शासन का आधार कुरान के नियमों को बनाया? तो एक तो बाबर था, दूसरा हुमायूं था, तीसरा औरंगजेब था। इन तीनों ने अपने शासन का आधार कुरान के नियमों को बनाया, मतलब कि कुरान के नियमों के अनुसार शासन किया। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में संपूर्ण विभागों का प्रधान क्या कहलाता था? संपूर्ण विभागों का प्रधान मतलब कि प्रधानमंत्री क्या कहलाता था? वकील अथवा वकील ए मुतल्लक, यहाँ पर ए आना था, वकील ए मुतल्लक अथवा वकील ए सल्तनत, ये कहलाता था सभी विभागों का प्रधान। जो बैरम खां है अकबर का संरक्षक, उसको भी इसी पद पर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में राजस्व अथवा वित्त विभाग का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? वजीर। देखो जो वजीर है ना, वो राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। राजस्व अथवा वित्त विभाग का प्रधान अधिकारी वजीर कहलाता था, और सभी विभागों का प्रमुख अधिकारी वो वकील कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में इत्मादुद्दौला किस विभाग का प्रधान था? इत्मादुद्दौला होना था। तो ये नूरजहां का पिता था, जहांगीर का ससुर था, तो ये वजीर के पद पर था, मतलब कि राजस्व अथवा वित्त विभाग का प्रधान था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक समय तक राजस्व विभाग किसके अधीन था? औरंगजेब के समय, मतलब कि औरंगजेब के समय सबसे लंबे समय तक राजस्व विभाग किसके पास था, ये आप लोगों को बताना है। तो अरशद खां,
असद खां, ये औरंगजेब का वजीर था, असद खां, और सबसे लंबे समय तक वजीर के पद पर रहा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रधान सैन्य अधिकारी किस नाम से जाना जाता है? जो प्रमुख सेनापति होता है, जो सेना का सब करता धरता होता है, तो उसको बोला जाता था मीर बख्शी। याद रखना, मीर बख्शी, सल्तनत काल में भी मीर बख्शी ही बोला जाता था। और जो सैन्य विभाग है ना, उसको दीवान ए आरिज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मीर ए आतिश किस विभाग का प्रधान था? देखो यहाँ पर आतिश है ना, आतिश से आतिशबाजी, आतिशबाजी मतलब पटाखा, पटाखा मतलब क्या, गोला बारूद। तो जो तोप खाना का प्रधान अधिकारी होता था ना, जिसको दरोगा ए तोप खाना भी बोला जाता था, उसको मीर ए आतिश कहा जाता था। मीर ए आतिश मतलब तोप खाने का प्रधान अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रांत किन कार्यों में नहीं है, किन भागों में विभक्त होता था? तो जो प्रांत है ना, वो सरकार में बटा हुआ होता था। सरकार, फिर होता था परगना, उसके बाद फिर जिला होता था, फिर ग्राम होता था। तो प्रांत सरकार में बटा होता था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सरकार और परगना के बीच चकला नामक नई इकाई स्थापित की गई? चकला, तो ये किसके टाइम पर शुरू किया गया था? शाहजहां के समय में, सरकार और परगना के बीच। देखो, सबसे पहले प्रांत होता था, उसके बाद सरकार, उसके बाद परगना। तो शाहजहां के टाइम पर सरकार और परगना के बीच में नई प्रशासनिक इकाई चकला स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है, सिख गुरु गुरु हरराय का किस मुगल शहजादे से मैत्रीपूर्ण संबंध था? तो दारा शिकोह, उसी का धर्म में काफ़ी इंटरेस्ट था, मतलब दूसरे धर्मों में भी। तो दारा शिकोह का गुरु हरराय के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब वो बादशाह बन जाता है, तो फिर से सिखों और मुगलों के बीच संबंध खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल शहजादी गुलबदन बेगम द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो गुलबदन बेगम जो है ना, ये अपने बाबर की बेटी थी, मतलब हुमायूं की बहन थी। तो इसने हुमायूं नामा नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें हुमायूं के जीवन और बाबर के जीवन के विषय में प्रकाश पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में फारसी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो अकबर के समय में फैजी, जो अबुल फजल के भाई थे ना, इसको फारसी का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के बाद किसने भारतीय ग्रंथों का बड़ी संख्या में फारसी भाषा में अनुवाद करवाया? तो ये था दारा शिकोह। देखो, अकबर ने जो है ना, अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। आगे चल कर के दारा शिकोह, उसने अनुवाद विभाग को लेकर के बहुत काम किए, बहुत सारे ग्रंथों का उसने अनुवाद करवाया फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई के रचयिता कवि बिहारी किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, बिहारी सतसई, बिहारी, तो ये जो है ना शाहजहां के समकालीन थे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी इनकी राजकीय भाषा थी। याद रखना, आगे जब अंग्रेज, जब उनका शासन स्थापित हो जाता है ना, तो वो भी कई समय तक फारसी को ही अपने राजकाज की भाषा बनाए रखते हैं। और कलकत्ता में तो फारसी सीखने के लिए एक कॉलेज की स्थापना भी की गई थी, जहां पर अंग्रेजों को फारसी सिखाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में खालसा भूमि किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? तो ये मुगल काल ही नहीं, जो मध्यकालीन भारत है ना, जिसमें मुस्लिम शासकों ने शासन किया, तो उसमें खालसा भूमि सरकारी भूमि को बोला जाता था। जो सरकारी भूमि होती थी, राज्य के अंडर जो भूमि होती थी, वो खालसा भूमि कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, मदद ए मास किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? मदद ए मास, ये जो है ना, दान में दी गई भूमि को बोला जाता था। मदद ए मास, दान में दी गई भूमि को प्राचीन समय में अग्रहार बोला जाता था। तो उसी अग्रहार टाइप की भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दक्षिण भारत में भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किस मुगल बादशाह को जाता है? तो देखो, प्रश्न को आप लोग समझिएगा कि दक्षिण भारत में भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास प्रथम बार किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया? अकबर के समय में तो जो दक्षिण में अगर देखा जाए, तो जो खान देश है, बरार है, वही मुगलों के अधीन था, तो वहाँ पर विशेष कोई काम नहीं किया जा सका। आगे चल करके शाहजहां ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था को संगठित करने का प्रयास किया। किसने? शाहजहां। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर शाहजहां है। आखिरी क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो शाहजहां ने ना दक्षिण के भू राजस्व व्यवस्था की देखरेख के लिए मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया था। किसको? मुर्शिद कुली खां।
इसको बोला दक्षिण की राजस्व व्यवस्था को संगठित करो, और इसने जो है ना टोडरमल की व्यवस्था को दक्षिण में लागू किया। तो मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल बोला जाता है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो मलिक अंबर था जिसने अहमदनगर में टोडरमल व्यवस्था को लागू किया था, वो मुगलों से रिलेटेड नहीं था, वो अहमदनगर का था। हालांकि उसने भी टोडरमल व्यवस्था को लागू किया था, लेकिन वो मुगलों का राज्य नहीं था। अगर किस मुगल बादशाह मतलब कि तो जो मुर्शिद कुली खां था ये मुगलों का आदमी था, तो इसको जो है दक्षिण का टोडरमल बोला जाता है। तो ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज मत होना। अगर दक्षिण में सबसे पहले टोडरमल व्यवस्था को किसने लागू किया, तो उसमें आपको लगाना है मलिक अंबर, क्योंकि टोडरमल के बाद मलिक अंबर हुआ, फिर मलिक अंबर के बाद मुर्शिद कुली खां। तो चीज़ों को समझिएगा। तो वीडियो यही समाप्त होता है। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।